एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज उसी की तरह एक और लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण मतलब ईवीएस। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चे को पहचान कराने के लिए हम ईवीएस पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि हमें ईवीएस क्यों पढ़नी चाहिए। हमें ध्यान देना होगा कि एक बच्चे को कैसे-कैसे जागरूक करना होगा, कैसे-कैसे बच्चे की समझ बढ़ानी होगी। बच्चे की समझ बढ़ाने के साथ-साथ बच्चे को संवेदनशील बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। संवेदनशील बनेगा बच्चा तभी तो वो क्रियात्मक बनेगा। क्रियात्मक मतलब क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को हम जो है बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं अपने पीछे के लेक्चरों में। बात की जाए तो बच्चे के जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। जब बच्चा सीखता है तो सीखने के साथ-साथ परिवर्तन करना स्टार्ट करता है। ये सभी बातों के लिए हमें ईवीएस पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जो आपका टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, पीआरटी लेवल पर जितने भी एग्जाम होंगे, आप वो उसमें आपसे पूछ लेगा कि एक बच्चे को ईवीएस पढ़ाना क्यों आवश्यक है? क्यों पढ़ाई जाती है ईवीएस? क्यों पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में? तो आप बताएँगे समझ बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। समझ बढ़ाने में क्या है? आपसे ऑप्शन में दे सकता है जागरूकता, बिल्कुल सही है, जागरूकता बढ़ाई जाती है, बच्चे को पहचान कराया जाता है। पहचान कराने का अर्थात मतलब ये भी हो सकता है कि धीरे-धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़े होने पर खाना खा रहा होगा तो खाने की समझ की भी उसे पहचान करानी होगी। उसे पहचान वो बच्चा सीखना स्टार्ट करता है कि जानवरों में और इंसान में या मनुष्य में क्या अंतर होगा। इनमें दोनों में कितनी संवेदनशील होती है, कौन ज़्यादा संवेदनशील रखता है और कौन कम संवेदनशील होगा। ये सारी बातों की पहचान करने के लिए हमें ईवीएस पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले अगर आज के टॉपिक की बारी बार बात करें तो क्या होगा आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, और इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरा वादा है मैं आपको 3 लेक्चरों में, एक आज का लेक्चर, एक कल और एक परसों के लेक्चर में पूरा ईवीएस और ईवीएस के साथ-साथ मैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाला इसका पर्यावरण अध्ययन पर जो सीडीपी बनेगी, आपकी पेडागोजी बनेगी, वो सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो ध्यान से बने रहें, तीनों लेक्चर ध्यान से देख लें, और 30 में से लगभग जो है मैं समझता हूँ कि इन लेक्चर में जो आपके 3 लेक्चर आएंगे उसमें सारा का सारा मटेरियल आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करेंगे हम ईवीएस। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा कि आपको ईवीएस क्यों पढ़ाना है बच्चों को। आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन से चढ़ते हैं कि ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है। तो बच्चे बताएंगे आप समझ बढ़ाने के उद्देश्य से, जो है जागरूकता लाने के उद्देश्य से, पहचान कराने के उद्देश्य से, संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से, क्रिएटिविटी लाने में यानी क्रियात्मक बनाने में, परिवर्तन जानने के चक्कर में बच्चा परिवर्तन कैसे सीखेगा। ठीक, तो आप बताएंगे ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है, तो आप बताएंगे समझ बढ़ाने के उद्देश्य से ईवीएस को पढ़ाया जाता है। नंबर 1 समझ बढ़ाना। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन जो आपसे नंबर 2 पे पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चे को ईवीएस कब पढ़ाई जाती है, कौन सी कक्षा से ईवीएस आती है। तो आप बताएंगे पर्यावरण अध्ययन पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में, दोनों में ही नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाई जाती है वो कक्षा 3, 4 और 5 में है, जिसमें बच्चे के समझ को विकसित करना होता है। बच्चा पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में चीजों की पहचान करना सीखता है, ना कि जो है उन चीजों की पहचान में वो संवेदनशील होना सीखे। तो आपको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे कौन-कौन सी कक्षा में है, तो आप बताएंगे कक्षा तीसरी में, चौथी में और 5वीं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को समझ विकसित होना तीसरी कक्षा में, चौथी में और 5वीं में स्टार्ट हो जाएगी। तो कक्षा 3, 4, 5 करके मैं आपको लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये भी याद हो जाए कि कौन-कौन सी कक्षा में है। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में ये पढ़ाई जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके थीम होते हैं, मैं आपको लगभग आज 3 थीम के बारे में पढ़ाऊंगा और तीनों थीमों के बारे में पहचानना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर जैसे कि बात करें जो मनुष्य है हमारा, अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर ना, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं। बहुत सारी शक्तियां होने का मतलब है, जैसे जैसे हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, हम सूंघते हैं तो सूंघने की शक्ति हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर सूंघने के साथ साथ हम कहते हैं कि पहचान लेते हैं चीजों को। ठीक है, पहचानने की शक्ति हमारे अंदर होती है। अब सूंघने से पहचान होती है, जैसे कि मैंने कहा कि खाना खा रहे हैं आप, खाना खाते समय आपको अच्छा है, बुरा है, खराब हो गया है। खराब होने के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कई दिन पुराना हो चुका है, खाने योग्य है या नहीं है, तो आप अच्छे बुरे की पहचान भी कर लेते हैं। ठंडे गर्म की पहचान कर लेते हैं। आप नहा रहे होते हैं, जब बच्चा नहा रहा होता है ना, तो वो तुरंत बता देगा कि पानी ठंडा है या पानी बहुत ज्यादा गर्म है। आप सर्दियों के मौसम में अगर देखेंगे तो आप कभी भी पानी गर्म अगर जो है मान लीजिए पी भी रहे हैं तो पीते समय भी बता देंगे कि पानी पीने लायक है या नहीं है इस समय।
तो इस चीज की पहचान कर ली आपने। आवाज सुनकर पहचान लेते हैं कि आपकी माताजी अगर बात कर रही हैं तो किस व्यक्ति से बात कर रही हैं इस समय। माताजी की बात बड़े भाई से हो रही है या छोटे भाई से हो रही है, बहन से हो रही है, किससे बात हो रही है, पिताजी से बात हो रही है या किसी अन्य रिलेटिव से बात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पड़ोसी की आवाज सुनाई दे रही हो, तो आप एकदम तेजी से पहचान लेते हैं। इसी प्रकार हमें जो बच्चों को सबसे पहले जो सिखाना होगा, अगर हम बात करें तो थीम नंबर 1 में पढ़ेंगे हम जानवरों के बारे में। तो इसी प्रकार जानवरों में भी ना देखने की, सूंघने की, अभी देखो देखने की मैंने बताया कि हम लोगों में, मनुष्य में पहचान करने की एकदम देखा और देखने से ही हम पहचान लेते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, ठीक? देखने की पहचान होती है। ऐसी जानवरों में भी देखने की होती है, जानवरों में भी सूंघने की होती है। सूंघने के बारे में पूछा जाएगा आपसे जानवरों से, ठीक है? जैसे मैंने कहा, आप सूंघ के बता देंगे कि खाना खराब है या खाना अच्छा है, खाना अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सारे समय में आपने देखा होगा कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और किचन में से जो है एक महक निकल रही हो, तो आप तुरंत बता देंगे कि आज तो मम्मी जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जब दाल का छौंक लग रहा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि आज तो दाल बनाई जा रही है आपके घर में शायद, ठीक है? पड़ोस में अगर मैंने कहा जो है हरा साग वगैरह बन रहा हो, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो आप निकलते हुए बता देंगे कहीं आज इसके घर में तो मटन बन रहा है, कहीं चिकन बन रहा है, ठीक है, नॉनवेज बन रहा है, या इसके घर में दाल बनी है, इसके घर में ये सब्जी बनी है। तो सूंघने से आपने बता दिया। मैंने अभी आपसे कहा इसी प्रकार जानवरों में भी सूंघने की शक्ति होती है। सूंघने के साथ साथ सुनने की शक्ति भी होती है जानवरों में। सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी होती है। सुनने के साथ साथ अगर हम कहें कि बहुत सारे जानवरों के बारे में जब हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम देखेंगे वो कंपन से पहचान जाते हैं, ठीक है? जरा सा कंपन हुआ, कंपन को उन्होंने जो है सुना, सुनते ही पहचान गए कि कितने किलोमीटर पे क्या चीज घटना घट रही होगी। जैसे कि सुनामी का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल देंगे अभी आपको हम। तो महसूस करने की जो है इस तरीके से शक्तियां भी प्राप्त होती हैं हम लोगों को, यानी हमारे साथ साथ जानवरों को भी होती है। तो दोनों में ही कंपेयर करेंगे तो बच्चे को जो है हमें संवेदी बनाना पड़ेगा। बच्चे को संवेदी बनाने का मतलब है कि बच्चे को सिखाना पड़ेगा हर एक चीज के बारे में। संवेदी अंग क्या है बच्चे के लिए? देखो, संवेदी अंग सारी चीजें वही बताओगे, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहला संवेदी अंग बताएंगे अब त्वचा, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे आप ऐसे करके याद कर लें, हमें बच्चे को क्या पहचान करानी है? संवेदी अंग के बारे में पहचान करानी है। संवेदी अंग, संवेदी अंग में त्वचा हो सकती है। त्वचा क्यों ली मैंने आपको कि बच्चे को जो है त्वचा पे जैसे ही पानी पड़ा, अभी अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको कि पानी पड़ते ही उसने बता दिया कि पानी ठंडा था या गर्म था नहाते समय। तो सबसे बड़ा संवेदी अंग सबसे पहले हो गया आपका त्वचा, पानी की पहचान कर ली आपने। इसके साथ साथ फिर करें अगर हम जो है, तो संवेदी अंग में जीभ बहुत बड़ा काम करती है हमारी। त्वचा के बाद अगर हम जीभ की बात करें, ठीक, त्वचा हो गई, त्वचा के बाद मैंने बोला जीभ। तो जीभ किस प्रकार काम करती है? भाई आप लोग हैं, बच्चा है, बच्चे को जब दूध दिया आपने, तो दूध देने के बाद बच्चा तुरंत बता देगा कि ये मीठा है या फीका है। जितना मीठा वो लेता है उससे अधिक है या उससे कम है। आप चाय पीते हैं तो चाय पीते ही आप बता देते हैं कि चाय आपके अनुसार मीठी है या फीकी है, ठीक, मीठा फीका हो गया। इस तरीके से तो आप बता सकते हैं। त्वचा का मतलब ठंडा गर्म पहचानना हो गया, सर्दी गर्मी पहचान सकता है बच्चा। जीभ से क्या है? जीभ से स्वाद पहचान सकता है, ठीक है? खीरा खाया उसने, खीरा खाती वो पहचान जाता है तुरंत कि खीरा जो है ककड़ी है, कड़वी है या मीठी है, किस प्रकार है, ठीक है? तो जीभ को भी अगर हम बात करें तो जीभ हमारी 4 प्रकार से डिवाइड होती है। जीभ 4 प्रकार का स्वाद बताती है। तो थोड़ा-सा मैं जीभ के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे जीभ जो होती है, जीभ 4 प्रकार के स्वाद स्वाद बताती है, 4 प्रकार के स्वाद बताती है। अब 4 प्रकार के स्वादों के बारे में बात करें अगर हम, तो क्या है? अगर जीभ के अगर हम आगे की बात करें ना, जीभ को 4 भाग में अगर तोड़ लिया जाए, तो आप बताएंगे एक भाग सबसे आगे वाला भाग जो होगा वो मीठा बताएगा, ठीक है? और सबसे पीछे वाला भाग जो होगा वो कड़वा बताएगा। और बीच के जो 2 भाग बचेंगे आपके, तो एक बताएगा नमकीन और एक बताएगा आपका खट्टा, ठीक? इस तरीके से मैं आपसे बता सकता हूँ। जीभ को अगर मैंने 4 प्रकार से इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला भाग की अगर बात करें तो ये मीठा बताएगा आपका, मीठा। तो ये बताएगा आपका कड़वा, मीठा हो गया, कड़वा हो गया। अगर ये नमकीन बताएगा तो नमकीन के बारे में बात करी हमने, ये नमकीन बताएगा आपका, नमकीन। तो ये वाला जो नीचे वाला होगा ये खट्टा बता रहा होगा कि क्या चीज खट्टी है या मीठी है। इस तरीके की चीजों को पहचानने का करेगा। तो आपसे ये पूछा जाता है जीभ के कितने भाग होते हैं? जीभ को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या बताते हैं 4 भाग? सबसे पहला वाला मीठा बताएगा, सबसे लास्ट वाला कड़वा बताएगा, मीठा कड़वा, इसके साथ साथ नमकीन, नमकीन के साथ साथ आप बता देंगे खट्टा बताएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 2 तरीके के ऑर्गन हमने बता दिए जो आपकी जो है संवेदी अंग, एक त्वचा हो गया, एक जीभ हो गया। जीभ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जीभ से यही से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप जो है जीभ के बारे में मैं समझता हूँ आप बता देंगे। इसके बाद नाक होती है हमारी संवेदी अंग। नाक के अंदर ना ऑल्फैक्टरी लॉक पाई जाती है। नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी लॉक पाई जाती है और ऑल्फैक्टरी लॉक का मतलब होता है घ्राण पिंड पाई जाती है।
और घ्राण पिंड का काम क्या होता है, वो सूंघ कर बता देते हैं चीजों को। ठीक है, तो नाक बताया तीसरा संवेदी अंग, इसके अंदर क्या पाया जाता है, घ्राण पिंड पाया जाता है। मैं आपको लिख देता हूं, तो ये पहला त्वचा हो गया, दूसरा जीभ हो गया, तीसरा हो गया आपका क्या हो गया, तीसरा बता दिया नाक, और नाक के अंदर मैंने बताया ऑल्फैक्टरी लॉग पाया जाता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लॉग में क्या है, मैंने कहा घ्राण पिंड करके बोलते हैं इसे हम, घ्राण पिंड। ये किसका काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं। आपसे पूछेगा नाक किसके कारण सूंघ पाती है, तो आप तुरंत बता देंगे ऑल्फैक्टरी लॉग बताया था हमारे सर ने। और ऑल्फैक्टरी लॉग जो काम करती है वो किसका काम करती है, वो सूंघने का काम करती है। इस तरीके से आप बता देंगे। ठीक, जैसे कि अगरबत्ती कमरे में जल रही है, धूप बत्ती जल रही है, और सूंघते ही आप बता देते हैं कौन सी अगरबत्ती कौन सी धूप बत्ती, उसकी पहचान कर ली आपने सूंघते ही। ठीक है, कोई मैंने कहा आप क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए कोई बच्चा आया, बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा हुआ था, तो आप तुरंत ना, बहुत सारे बच्चे जो परफ्यूम का यूज करते हैं वो तुरंत बता देंगे कि ये कौन सी परफ्यूम लगा हुई है। आपने सब्जी को, अभी मैंने कहा था सब्जी के सुगंध ना, एक कमरे में बैठे हुए थे, वहां से बैठ के बता दिया आपने कि जो है सब्जी जो है अच्छी बनी है या बुरी बनी है, आज मम्मी जी ने जो सब्जी बनाई है वो कितनी अच्छी बनाई है। ठीक है, ये आप तुरंत समझ जाते हो कि आज तो सब्जी में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई, इसकी सुगंध कुछ अलग तरीके से आ रही है। माता जी कहीं दूर बैठी होती हैं तभी बता देती हैं, अरे कुछ गैस पे जलने की बू आ रही है। तो ये सूंघने की, किससे बताया आपने, आप बताएंगे ऑल्फैक्टरी लॉग होती है, ग्रहण पिंड होते हैं, उसके कारण जो है हम सूंघने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगर बात करें तो इस तीन आपने ऑर्गन पढ़ लिए, चौथा ऑर्गन हो जाता है कान। कान किसका काम करता है, सुनने का काम करेगा, और आंख की बात करें वो देखने का काम करेगी। ये आपके 5 संवेदी अंग है, 5 संवेदी अंग पूछे जा सकते हैं, आप तो काम करेंगे। कान हो गया, सुनने का काम करेगा आपका कान, सुनने में करेगा, सुनने का कार्य होगा कान का। और इसके बाद हम कहे आंख, और आंख क्या काम करेगी, देखने का काम करेगी। ये एग्जाम्पल आप बच्चे को जो है इनके आंख और कान के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चीजों को सुना तभी तो सुनने के बाद पहचान पाते हैं कि हम राम को बुला रहे हैं या शाम को बुला रहे हैं। हमने आवाज कानों से सुनी, कानों की जो संवेदी अंग है उन्होंने पहचाना कि किसकी आवाज है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जो है दूर बैठे हुए पहचान लेते हैं कि माता जी अगर बात कर रही है तो किससे कर रही है, पिताजी से बात चल रही है, उनके भैया से चल रही है, बहन से चल रही है, किसी अन्य व्यक्ति से बात चल रही है, दूर से पहचान लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अब हमने जब इंसान के बारे में क्लियर कर देंगे तब हम बताएंगे ना जानवरों के बारे में। कहेंगे ठीक इसी प्रकार जानवरों के भी संवेदी अंग पाए जाते हैं, आप कहेंगे। और जानवरों के जो संवेदी अंग बताएंगे आप कहेंगे कि इनके संवेदी अंग इंसान से भी ज्यादा जो है विकसित होते हैं। ठीक है, आप बताएंगे जो मनुष्य है, मनुष्य से ज्यादा कार्य करते हैं जानवरों के संवेदी अंग। ठीक, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से बता रहा हूँ, बच्चों को कैसे बताएंगे। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट में आप बताएंगे जानवरों के संवेदी अंग मनुष्य से अधिक कार्यशील होते हैं। ठीक, जानवरों के संवेदी अंग मनुष्य से अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक प्रभावी। अब देखिए बात करिए, जैसे कि मैंने कहा आप कुत्ते का एग्जाम्पल ले लें। आप जो है मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोने के बाद आपके बराबर में से कोई निकल कर चले जाए तो आपकी आंख इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, और कुत्ते के बराबर में से आप निकल के देखें, उसका जो है सुनने के संवेदी अंग कितने तेजी से काम करते होंगे, वो तुरंत जाग जाएगा, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप कुत्ता लेटा हुआ था और आप चुपचाप निकलने की कोशिश करी, उसने क्या करा, तुरंत जो है जो सो रहा था तो सोते ही मुंडी ऊपर कर ली और सिर ऊपर करके देखने लगा कि कौन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जानवरों के संवेदी अंग को। आप बताएंगे अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते खाते क्या हुआ, जैसे कि आपने बच्चे को एग्जांपल दिया कि बच्चे स्कूल में ना लंच कर रहा था, लंच करते समय क्या हुआ, एक चील आई और चील ने आके उसके जो है तेजी से जो है जो भी हाथ में उसके खाना था वो खाने को उठा के ले गई। और वो बच्चे से कहोगे कि चील आपको दिखाई भी नहीं दे रही थी, चील पता नहीं कहाँ से आई, आकाश में से आई और आते हुए एकदम से उठा के ले गई। तो उससे क्या बताओगे आप बच्चे को, बताओगे कि चील रहा, बाज है, गिद्ध है, इन सबकी जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। जितना अगर हम 1 किलोमीटर तक देख पाते हैं तो वो 4 किलोमीटर तक देख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि चील पूछ ले, बाज पूछ ले, गिद्ध पूछ ले, इनकी जो है देखने की क्षमता कितनी होती है, तो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जानवरों में, जैसे कि सबसे पहले हमने एक कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, नंबर 2 एग्जाम्पल लिया हमने चील, गिद्ध, या आपसे चील के साथ में मैंने बताया बाज हो गया, बाज के साथ में गिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। चील हो गया आपका, चील, गिद्ध है और बाज। ठीक है, इनकी जो देखने की जो क्षमता होती है वो 4 गुना होती है हम लोगों से। ठीक है, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा इनकी क्षमता होती है, बहुत तेजी से, बहुत दूरी से इस चीज को देख लेते हैं।
कुत्ते की बात करें तो कुत्ते की जो होती है वो गंध पहचानने की बहुत तेजी से होती है, हमसे ज्यादा गंध पहचान सकता है। ठीक है, चील का हो गया देखने की बात हुई, यहाँ पे 4 गुना देखना है ना, यहाँ पे देखना लिख देते हैं हम आपको, जिससे कि आप समझ जाएं। ठीक है, कुत्ते की बात करें तो कुत्ता जो है गंध भी सूंघ लेता है, कुत्ता जो है गंध की बात होगी कुत्ते से, आप ऐसा समझ जाएंगे। जैसी उसकी जो है नाक तक कोई गंध पहुंची, वो गंध से तुरंत पहचान लेगा कि ये जो है गंध किसकी होगी। ठीक है, अपनी गंध को अलग पहचान लेगा, अपने ग्रुप वाले लोगों की गंध को अलग पहचान लेगा, और जैसी किसी बाहर वाले मनुष्य की गंध देखने को मिली या बाहर वाले किसी जानवर की गंध देखने को मिली, तुरंत जो है वो एकदम पहचानने लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे हमने ना, हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल करते समय देखा होगा कि जब फोर व्हीलर में हम लोग बैठे होते हैं तो कोई कुत्ता वगैरह होता है, एकदम तेजी से फोर व्हीलर की तरफ को आता है और एकदम भौंकना स्टार्ट कर देता है। उसका क्या कारण है? बताया जाता है कारण इसी प्रकार, अगर हम जो है सीडीपी में हमने पढ़ना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे उसमें ये बताया जाता है कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, वो जब गाड़ियों को सूखते हैं तो गाड़ियां जो है वो अलग अलग मार्गों से गुजरती हैं, और अलग अलग मार्गों से गुजरती हैं तो उनमें ना उनकी स्मेल धीरे धीरे बसना स्टार्ट हो जाती है। और जब स्मेल बसना स्टार्ट हो जाती है तो मान लीजिए किसी कुत्ते ने जो है आपकी गाड़ी पर टॉयलेट कर दी, आपको तो वो गंध नहीं आई, बट वो जो है जैसे जैसे गाड़ी किसी शहर में से होती जा रही होगी और वहां पे बैठे हुए कुत्तों को वो एकदम गंध एकदम आना स्टार्ट हो जाएगी, वो उस गंध की ओर वो आपकी गाड़ी पर भागते हैं। इसलिए ये कारण बताया जाएगा। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं हो, आज ये बात भी क्लियर हो गई। तो इंसान से ज्यादा जो है इनकी जो है सहन शक्ति होती है, इंसान से ज्यादा चीजों को पहचान लेती है। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपसे कहा जाए तो कुछ जानवरों में ही, कि अगर जैसे कि मीठा जमीन पर गिर गया तो मीठा जमीन पे गिरते ही क्या होगा, चींटियां जो है झुंड लगा लेती हैं, जरा सी देर में देखो चींटियां आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं आपको पता भी नहीं चली। आपका कमरा बहुत ज्यादा साफ था और आपने क्या करा, थोड़ा सा मीठा जो है जमीन पे गिर गया, और पता नहीं चींटियां जो हम बहुत दिनों से अपने घर के आसपास भी नहीं देख रहे थे, और वो जो है तेजी से इकट्ठा होकर आ गई। तो इससे ये आपको एग्जाम्पल बच्चों को समझाने पड़ेंगे, आपको बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे तभी आपको याद होंगे। ठीक है, आप बच्चे को याद कराएंगे, बच्चा जो है धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आएगा और बहुत ज्यादा बच्चा क्रिएटिव बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, कुत्ता क्या होता है, मलमूत्र से चीजों को पहचान लेता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। मच्छर की बात करें तो मच्छर आपका जो है गंध से पहचान लेता है। अब मच्छर गंध की बात करें तो कहाँ पे, जैसे कि पैर के तलुओं पर हो गया, हाथ हो गया, या मैंने कहा शरीर के वो पार्ट्स हो गया जहाँ पे तेजी से पसीना बन सकता हो। ठीक है, मैंने हाथों के बीच की जो है स्थान हो गया, वहां पे पसीना बन गया, तो ऐसे स्थान पर जाकर जो है मच्छर तेजी से ना, ये क्या होते हैं, तेजी से गर्म होने वाले होते हैं, रब होते रहते हैं ये। तो तेजी से गर्म वाले होने वाले जो स्थान होते हैं ना, यहाँ पर क्या होगा, तेजी से पसीना बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही पसीना बना तो पसीने बनने से क्या होगा, एक गंध आएगी और गंध से ना वो पहचानना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और वहीं पे जाके वो काटना स्टार्ट करेगा, आपने देखा होगा, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर हम बात करें जैसे कि सेम इसी प्रकार से आप लोग भी मनुष्यों में देखते हैं, जब कोई हम लोग कपड़े उतारते हैं ना, तो कपड़ा पड़ा हुआ हो और जो है हमारे घर का कोई मनुष्य आ जाए तो वो तुरंत पहचान लेगा कि ये किसका कपड़ा है, किसके शरीर में से गंध आ रही है, ये तो उसके यूज किया हुआ कपड़ा है। तो ये पसीनों की गंध क्या होती है, इसी प्रकार जैसे हम पहचानते हैं, हमसे भी ज्यादा संवेदनशील किन में होती है, जानवरों के अंदर होती है। रेशम के कीड़े के बारे में आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम के कीड़े में जो होती है ना, तो मादा के बारे में बात करें तो मादा को वो कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो मादा इस प्रकार से गंध छोड़ती हुई जाती है कि उसे कई किलोमीटर तक पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो अर्थात इससे हम क्या पता चला, हमें ये मालूम पड़ा कि जानवरों के जो संवेदनशील अंग होते हैं वो हमसे भी अधिक होते हैं, जानवर हमसे अधिक संवेदनशील होंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आपको बच्चे को अच्छे से अच्छे समझा देंगे। ठीक है, आपने देखा है कि जो है जानवर कितने अधिक संवेदनशील होते हैं। आप जो है मालिक की अगर मृत्यु हो जाए तो कुत्ता वगैरह है या बिल्ली है, आपके पालतू जानवर है, तो वो इतने संवेदनशील होते हैं, कई कई दिन तक खाना तक नहीं खाते हैं, और आपने देखा होगा रोते रहते हैं। उन्हें किसी ने बताया कि जो है मनुष्य वो मर चुका है, खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें क्या पता कि मृत्यु क्या होती है, खत्म मृत्यु होने के बाद जो है दोबारा से वो चीज देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। बट इतने संवेदनशील होते हैं, वो धीरे धीरे पहचानने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इतना जो है खाना पीना छोड़ देंगे कि उनकी याद में उनकी भी कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे, मलमूत्र की गंध समझ गए, संवेदनशील के बारे में समझ गए, आपको यही बच्चों को समझाना है। आपने देखा है, आप कहेंगे कि सर इस तरीके से बता रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कि अपने बच्चे की पोटी माता को जो है बदबू नहीं देती, बट अगर मैंने कहा कि उसकी बहन का बच्चा आ जाए या कोई और आ जाए तो क्या होगा, वो पोटी जो होगी ना, वो भी उसके लिए जो है बहुत तेजी से गंध महसूस करेगी। ठीक है, वो पूरे कमरे में जो कहेगी जैसे कि बदबू फैलाती हो। आपके बच्चे ने भी पॉटी करी और आपकी बहन के बच्चे ने भी पॉटी करी, तो आपको क्या हुआ, आपको वो ज्यादा लगी पॉटी की गंध, आपको अपने बच्चे की नहीं लगी।
क्यों? आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है। तो गंध हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। आपसे पूछेगा कि गंध किस चीज पर निर्भर करती है, तो आप बताएंगे गंध हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। उसके भी कारण होते हैं, गंध के भी कारण होते हैं। आपकी मानसिकताएं क्यों बदलती हैं, उसका कारण क्या है वो समझिए। कारण उसका ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपने एक बहुत ज्यादा प्रचलित नाटक देखा होगा, टीवी सीरियल पे आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसमें हमने ये देखा कि देखिए उस सोसाइटी में ना तो अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, पंजाब के भी व्यक्ति रह रहे हैं, महाराष्ट्र के भी रह रहे हैं, आपके मैंने कहा जो आपके केरल साइड के भी मैंने दिखाया कि अय्यर रह रहे हैं, या गुजरात की तरफ के हमने व्यक्ति के बारे में बात करी। ठीक इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों को देखा। तो जब बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं ना, तो इनके खान पीन भी अलग अलग होंगे, और इनके जब खान पीन अलग होंगे तो खान पीन के साथ साथ इनके जो मैंने कहा जो चीजें इनके शरीर के मटेरियल निकलेंगे, तो इनके मटेरियलों के भी जो है गंध अलग अलग ही प्रकार की होगी। सेम उसी प्रकार हमने कहा कि हमारे घर में हमारी बहन के बच्चा आ गया, तो हमारी बहन मान लीजिए कहीं दूसरे शहर से आई, वही हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहा करती थी, तो वहां के खान पीन में और हमारे खान पीन में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, और वो उस अंतर की वजह से हमारी जो है दोनों की पोटियों के रंग भी अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से चीजों को ना हमारे दिमाग में वो चीज बसती चली जाती है। हमारे घर में मैंने कहा कभी सफाई नहीं करें आप, तो हमारे घर में बदबू हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो गंध धीरे धीरे जो होती है बदबू वो बसती रहती है माइंड में हमारे। बट अगर हम किसी और के घर में चले जाएं, तो क्या है एकदम वो जो है गंध रही सुगंध रही हमें देखने को मिल जाएगी बड़े आसानी से। तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे बहुत तेजी से। अब आगे की बात करते हैं हम आपको, ठीक है। जानवरों को संवेदनशील किस प्रकार है, आप बच्चों को समझा देंगे। जीभ के भाग मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन आगे के लिए बनेंगे क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों की आंख की पुतली के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप बताएंगे पक्षियों की आंख की पुतली कभी नहीं घूमती, और आंख की पुतली नहीं घूमने की वजह से वो अपना सिर घुमाते हैं। हमारी आंख की पुतली ना इस तरीके से घूमती रहती है, हम एक ही जगह सिर को रखे हुए जो है बहुत सारी चीज को ऊपर नीचे दाएं बाएं देख सकते हैं। बट अगर बात करें पक्षियों की, तो पक्षी जब देखते हैं तो वो देखने के लिए क्या है अपने सिर को इधर उधर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें दोनों आंखों से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप भी अगर देखें तो किसी काम को अगर आप जो है किसी भी कार्य को एक आंख से देख रहे हो, तो आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा। दूसरी आंख को आपने कहा एक आंख बंद करके पहले देखा, फिर दूसरी आंख से देखा, दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा। और बट दोनों आंखों को एक साथ देखा तब आपका टारगेट जो है सही प्रकार से देखना आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप बता देंगे कि दोनों आंखों से देखने पर चीजों की दूरी जो होती है उसका एहसास हमें सही होता है, और एक एक आंख से अगर अलग अलग से देखें तो हमारा उसका एहसास भी अलग होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसी अगर आगे की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए मनुष्य की अपेक्षा जानवरों को कम रंग दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, आप इस तरीके से 5वें पॉइंट में आप डाल लें। तो 5वां पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला कि मनुष्य की अपेक्षा जानवरों को कम रंग दिखाई देते हैं, कम रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कम रंग दिखाई देते हैं, या आप ऐसा करके कह सकते हैं कम रंगों की जो है समझ होती है। जैसे कि अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों को ना अंधेरे में जो रंग दिखाई देते हैं सफेद और काला ही रंग दिखाई देता है। आप ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। रात्रि की बात कर रही है, रात्रि में अगर जानवरों को कौन कौन से दो रंग दिखाई देते हैं हमसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल दे दे कि कौन कौन से दिखाई देते हैं, तो आप बता देंगे सफेद और काला दिखाई देता है जानवरों को रात में। ठीक है, जानवरों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पक्षियों की आंख के बारे में आपको याद हो गया होगा, जानवरों के रंग के बारे में आपको याद हो गया होगा। सेम आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों के कान होते हैं या नहीं होते हैं। पक्षियों के कान होते हैं, उनके कान जो होते हैं उनके पंखों में, जो उनके सिर के आसपास जो पर वगैरह पंख पाए जाते हैं उनमें जो है छिपे रहते हैं। सांप के कान होते हैं क्या? सांप के भी कान होते हैं। ठीक है, मगर वो बाहरी कान नहीं होते हैं उनके। ठीक है, ये सब संवेदनशील कान होते हैं इनके। अगर आपसे पूछा जाए सांप जो है किस प्रकार पहचाने का, तो आप बता देंगे सांप के कान जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, बाहरी कान नहीं होते, और ये जमीन के कंपन से सुनते हैं। ठीक है, सांप किस प्रकार सुनता है? जमीन के कंपन से। आपने कहा सांप दूर बैठा हुआ था, आपने हल्का सा पैर को जो है जमीन पर थपथपाया, तो जमीन में जो कंपन थोड़ा सा भी उसे महसूस होगा वो उससे एकदम तुरंत जो है उठ के बैठ जाएगा और तुरंत आगे को बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जमीन में हलचल होती है उस चीज से सुनना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा जब छोटे थे आप, तो कान जो है अपने ना डेस्क वगैरह पर रख के जब हम हेड डाउन किया करते थे, तो नीचे से जो एयर निकल रही होती थी उस एयर की भी हमें फुनफुनाहट सुनाई दिया करती थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि पक्षियों के और सांप के कान होते हैं, और ये जो है आपके सांप की बात करें तो जमीन के कंपन से सुनते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ छठा पॉइंट
छठे पॉइंट में मैंने लिखा कि पक्षी और सांप के कान होते हैं, कान होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये किससे सुनता है, सांप के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जमीन के कंपन से सुनेगा, जमीन के कंपन से। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए, पेपर में पूछते हैं, याद करने से अच्छा समझ लेना चाहिए, और समझने से सारी चीजें आपको तेजी से याद हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, जानवरों की आवाज भी अलग अलग होती है, और जो जानवरों की आवाज जब अलग अलग तरीके से होती है तो वो अलग अलग संवेदनशील होती है वो आवाजें। देखा है कभी कभी हम लोगों के परिवार में जो है माता पिता के स्वर जो है एकदम साउंड चेंज हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं ये हमें डांटने के स्वर में बात कर रहे हैं या जो हमें प्यार से समझाने के स्वर में बात कर रहे हैं। उनकी निगाहों से मालूम पड़ने लगता है। तो इसी प्रकार जानवरों की ना, आपके घर में पालतू कुत्ता अगर आपके यहाँ पल रहा है तो रात में जब वो भौंक रहा होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये किसी अजनबी पर भौंक रहा है या किसी जो है क्या नाम है देखे हुए इंसान पर भौंक रहा है। उसके बोलने के तरीके से आप समझ जाएंगे, भौंकने के तरीके से समझ जाएंगे। आपने देखा कि जानवर जो है किस प्रकार समझते होंगे, जानवरों के संवेदनशील हमसे कितने ज्यादा थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सुनामी, जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो सुनामी जो समुद्र के पास जो पक्षी वगैरह रहते होंगे ना, जो जानवर रहते होंगे, वो अजीब तरीके की हरकत करने लगे। और जब अजीब तरीके की हरकत करने लगे तो वहां के रहने वाले आदिवासियों को लगने लगा कि ये इस तरीके से आज तक उन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी, अब क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने आदिवासी तुरंत समझ गए, और समझने के बाद वो वहां से क्या हुआ, तुरंत चले गए। और तुरंत चले जाने के बाद उसमें जो है उन्हें भी पता कैसे चला, जानवरों से चला, क्योंकि जानवर अधिक संवेदनशील होते हैं। समुद्र के अंदर जो घटना तेजी से साउंड उठता होगा, उस साउंड को उन्होंने तेजी से पहचान लिया, और तेजी से पहचानने के बाद एकदम जो है आगे बढ़ गए। आपसे एक जानवर के बारे में बहुत पूछा जाता है, स्लॉथ भालू के बारे में, ठीक है। स्लॉथ भालू के बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्लॉथ भालू कैसे होते हैं। ये भालू की तरह दिखते हैं, जो स्लॉथ भालू होते हैं भालू की तरह दिखते हैं, और ये 17 घंटे तक लगभग जो है उल्टे लेटे रहते हैं पेड़ पर। जो है 24 में से 17 घंटे आपको याद रखना है, ये उल्टे लेटे लेटे रहते हैं। आपसे पूछेगा ये कितने घंटे तक सोते हैं, तो आप बताएंगे 17 घंटे तक सोते हैं। इनकी अधिकतम आयु जो होती है वो 40 वर्ष होती है, और 40 वर्षों में लगभग ये समझ लीजिए 17 घंटे तक सोते होंगे ना ये। तो सोने के अनुसार जो एक शोध निकाला गया, तो हमें ये मालूम पड़ा अपनी पूरी आयु में, 40 वर्षों की आयु में लगभग ये 8 ही पेड़ बदल पाते हैं, 8 पेड़ बदलते हैं केवल, ठीक है। और इसी से आपसे ये पूछा जा सकता है, ये सप्ताह में ना एक बार उतरता है पेड़ से, एक तरह से एक बार शौच करने के लिए उतरेगा, मतलब अपने आपके शरीर को जो है रिफ्रेशमेंट करना होता होगा से, ठीक है, शरीर से मलमूत्र बाहर निकालना होता होगा, तो सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरेगा। तो स्लॉथ भालू से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। 7वां पॉइंट में आपको ऊपर बोर्ड पे लिख देता हूं। क्या पॉइंट समझाया हमने? 7वें पॉइंट में स्लॉथ भालू बताया। स्लॉथ भालू क्या है आप बता देंगे। भालू के प्रकार कई है ये, इसकी अधिकतम आयु जो होती है वो 40 वर्ष होती है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। 17 घंटे तक सोता है, मैंने आपको ये बता दिया, 17 घंटे सोता है। और उसके साथ साथ मैंने कहा सप्ताह में एक बार, आपसे ध्यान रखेंगे, सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ पे से उतरेगा ये। यहां से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर स्लॉथ भालू से कुछ क्वेश्चन मिला तो आपसे यही क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आपने सुन लिया है तो मैं समझता हूं कि आप भूलेंगे नहीं, ये बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे इसी प्रकार पूछता है गाय कितने घंटे सोती है, अजगर कितने घंटे सोता है, ठीक है, जिराफ कितने घंटे सोता है, बिल्ली कितने घंटे सोती है। तो अगर गाय के बारे में आपसे पूछ लें तो बताएंगे गाय आपकी 4 घंटे सोती है, गाय 4 घंटे सोएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी बोला आपको अजगर, तो अजगर के बारे में पूछ ले तो आप बताएंगे अजगर 18 घंटे सोता है, ठीक है। कितने घंटे सोता है? अजगर सोएगा 18 घंटे। सांप के बारे में, यहाँ पे अजगर के बारे में बात हो रही है। जिराफ के बारे में पूछ ले तो जिराफ के बारे में भी पूछ लेता है, तो जिराफ के बारे में बताएंगे जिराफ सोता है आपका 2 घंटे। और ऐसी इसी प्रकार बिल्ली के बारे में पूछ लेता है तो बिल्ली के बारे में बताएंगे बिल्ली कितने घंटे सोती है आपकी, ये भी 2 घंटे सोती है। यहां से आप ध्यान रखेंगे। बिल्ली के बारे में और भी अभी क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो जब मैं आगे भोजन के बारे में थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करेंगे तो बिल्ली के बारे में वहां पर समझाएंगे। अच्छा, इनकी मदद कहाँ से मिलती है, हम क्यों सीख रहे हैं ये 4 घंटे, 18 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, ये क्यों सीखा हमने 17 घंटे? हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चों को घड़ी की पहचान करानी होती है,
ठीक है, घड़ी की पहचान जो कराते हैं हम इन चीजों से किस प्रकार कराते हैं। मान लीजिए हमने 360 डिग्री का एक गोला बना दिया और गोला बना के उसके पार्ट कर दिए इस तरीके से, कहीं पे बिल्ली लिख दी, यहाँ पे कुत्ता लिख दिया, यहाँ पे शेर लिख दिया, यहाँ पे जिराफ लिख दिया, यहाँ पे और कोई जानवर लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो बच्चे को ना ये ज्ञान कराते हैं हम कि 2/3, 1/3, 1/4, इनका ज्ञान कराएंगे हम कि इतने भाग में है, इतने भाग में है, इस तरीके से। ये जो ना बटे वाला जो ज्ञान कराना होता है, इसलिए बच्चे को सिखाया जाता है। आपसे पूछ लेगा क्यों सिखाया गया ये, तो आप तुरंत बता देंगे इसका कारण क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है, बाघ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बाघ के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बाघ किस प्रकार दिखता है, तो आप बताएंगे बाघ जो है अंधेरे में लगभग हमसे 6 गुना अधिक तक दिख सकता है। फिर पूछ लेते हैं बाघ के शिकार के बारे में, बाघ शिकार किस प्रकार करता है। तो शिकार करने का मतलब है उसकी जो उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है, फेस पे जो लगी मूछें होती है, तो मूछों के बालों से पहचानता है वो सेंसर को। कैसे पहचानता है, जो हवा में किसी भी तरीके से कोई कंडीशन उत्पन्न होती है ना, तो उस हवा की कंडीशन जो उसके पास, उसके जो मूछें निकले होंगे, मूछों के जो बाल होंगे, वो धीरे से ना क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने का मतलब हिलेंगे, तो वो हिलने से पहचान जाता है कि किस दिशा में जो है कोई उसका एक शिकार आ रहा है। मैंने कहा जैसे कि मैंने इस तरीके से हाथ को हिलाया, तो हाथ को हिलाने के बाद यहाँ पे जो हवा का कंपन हुआ होगा, उस हवा के कंपन से हमने ये पहचाना, हमें दिखाई नहीं दिया वो हवा का कंपन, बट वो हवा धीरे धीरे कंपन करते हुए आगे को जरूर बढ़ी होगी। और यहाँ पे अगर मैंने कहा कुछ दूरी पर अगर कोई बाघ होता, तो बाघ उस हवा के कंपन को पहचान जाता, और कंपन को पहचानने के बाद वो समझ जाता कि इस दिशा में उसका एक शिकार मिल सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बाघ के गुर्राने पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि जो बाघ जब गुर्राता है, जब दहाड़ लगाता है बाघ, तो उसकी जो है दहाड़ को कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ से ही एक क्वेश्चन और बना देता है, बाघ अपनी ना गंध छोड़ते हुए जाते हैं, अपने इलाके में मलमूत्र करते हुए जाते हैं ये, और अपनी गंध छोड़ते हुए जाते हैं, जिससे कि इन्हें पता रहे कि कोई दूसरा जब कोई बाघ उसमें एंट्री करे, तो वो तुरंत समझ जाए कि यहाँ पे कोई अन्य बाघ रहता है, और उस चीज से जो है वो थोड़ा सा एकदम अलर्ट हो जाए। तो बाघ के बारे में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बाघ के बारे में सीखा कि बाघ अंधेरे में 6 गुना अधिक तक देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बनेगा, नमा पॉइंट आपको मैंने बता दिया, बाघ अंधेरे में, बाघ अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में 6 गुना अधिक देखता है, 6 गुना अधिक देख पाएगा। पहली बात तो आपको ये बन गई। दूसरी बात बाघ से रिलेटेड ही हमारी क्या बनी, बाघ शिकार किस तरीके से करता है। शिकार पे हमने बताया कि उसके मूंछों के बाल में हुए कंपन से शिकार होता है। ठीक है, शिकार किससे करेगा, शिकार पूछे आपसे तो बताएंगे शिकार होता है मूंछों के बाल में हुआ कंपन, में हुआ कंपन, पहली बात। ठीक, इसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, इसके बाद आपसे मैंने बाघ के बारे में ये सारी कंडीशन बता दी, इसके बाद कंपन के बारे में आ गई, फिर पूछेगा आपको इसकी दहाड़ की आवाज पूछ लेगा, गुर्राने की पूछ लेगा, कितने किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, इसकी आवाज जो होती है, आवाज कितने दूरी तक सुनी जा सकती है, 3 किलोमीटर तक की बात कर लेंगे। चलिए, गुर्राने के साथ साथ क्या होगा, कुछ क्वेश्चन और बनेंगे इससे ही। क्या करते हैं जी, अपनी गंध छोड़ते हैं। गंध किससे छोड़ते हैं, मलमूत्र से छोड़ते हैं। ये सारी बातें केवल आपको सुनने से याद हो जाएंगी। इसके बाद बाघों से रिलेटेड ही अगर हम जो है कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पे जो है एक तरीके के इनके जो है संरक्षण पार्क बनाए गए हैं, तो आप बताएंगे एक तो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट पार्क है आपका, और एक राजस्थान के भरतपुर में है आपका, ये जानवर संरक्षण पार्क बनाए गए हैं। तो दोनों पार्कों के बारे में पूछता है आपसे, पूछ लेगा जानवर संरक्षण पार्क कहाँ है। एक तो आपका उत्तराखंड में है, यूके में है आपका। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क जिसे हम बोलते हैं, आपने शायद घुमा हो, बहुत बड़ा पार्क है ये, जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में बात करें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है आपका राजस्थान में है, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कहां पर है, ये है आपके भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान का भरतपुर है आपका। एक बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये संरक्षण पार्क है, इनकी जो है रक्षा के लिए बनाए गए हैं संरक्षण पार्क, ये इन्हीं के लिए ज्यादातर फेमस होते हैं। और भी जानवर हैं यहाँ पर, मगर ऐसा नहीं कि और जानवर नहीं है, जानवर बहुत सारे हैं इसमें, मगर जो है इनके संरक्षण के लिए खास रूप से बनाए गए हैं। ये 2 के नाम आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा सपेरों के बारे में। देखो सपेरों को हम क्या बोलते हैं, आप तो सबसे पहले ये पूछ लेगा आपसे। ठीक, सपेरों को क्या बोला जाता है, तो सपेरों को आपसे पूछे तो आप बताएंगे कार्ल वॉलेज बोला जाता है। ठीक है, कार्ल वॉलेज करके बोलेंगे सपेरों को। पहली बात, नाक की जो सांप की जो एक तरीके की जो गुफन होती है ना, तो नाक गुफन के बारे में पूछता है आपसे, नाक गुफन क्या है।
तो नाग गुफन आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि जो सपेरे होते हैं वो मैंने कहा रंगोली बनाते हैं, रंगोली वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, दीवारों पे नागों का जो है चित्र बनाएंगे, वो नागों के डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, उसे नाग गुफन बोलते हैं। आपसे सपेरे के बारे में पूछा जाएगा तो सपेरों में पूछा जाएगा नाग गुफन क्या है, तो नाग गुफन बताएंगे रंगोली है, ठीक है, एक प्रकार की रंगोली है, एक प्रकार की कलाकृति है, सांपों का डिजाइन है जो दीवारों पे बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं आपसे अगर पूछे तो आप बता देंगे सौराष्ट्र में और गुजरात में बहुत देखने को मिलता है। सौराष्ट्र कहाँ है आप ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं सर, और उसके साथ साथ गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं आपको नाग गुफन, ठीक, नाग गुफन के बारे में आपसे पूछे 10वां पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप याद कर लेंगे नाग गुफन। नाग गुफन, नाग गुफन क्या है आप ध्यान रखेंगे, एक तरीके की ये चित्रकारी है, ठीक है, चित्रकारी की जाती है, और ये चित्रकारी कहाँ कहाँ पे मिलेगी आपकी मैंने आपको बता दी, एक तो बताया सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के साथ साथ गुजरात बताया। इसी के बारे में ना एक व्यक्ति के बारे में बहुत पूछते हैं, वो भी बता देता हूं मैं अभी आपको, सौराष्ट्र और गुजरात ये पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाकर लेकर आया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, एक आर्यनाथ व्यक्ति थे, आर्यनाथ के दादा थे रोशननाथ, बहुत बड़े सपेरे थे, आर्यनाथ भी सपेरे थे, और आर्यनाथ के जो दादा थे रोशननाथ थे, वो सांप के डंक से पहचान लिया करते थे कि जो है कि कौन से सांप का डंक है, कौन से सांप ने काटा है। वो आपसे पूछा जाएगा आपसे आर्यनाथ के दादा का क्या नाम है, तो बताएंगे रोशननाथ थे। या पूछेंगे कि किस व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि मैं सांप के डंक से पहचान लेता हूं कि कौन से सांप ने काटा है, तो आप बताएंगे रोशननाथ ने कहा था। और रोशननाथ कौन थे, आर्यनाथ के दादा थे रोशननाथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आर्यनाथ के दादा थे, क्या नाम था इनका, रोशननाथ था, ठीक है, आर्यनाथ के दादा रोशननाथ थे। और डंक कैसे होते हैं, इस तरीके की दो बिंदियां देखी होंगी आपने, ये डंक होते हैं, ठीक है, ये पहचान रखा होगा आपने, फिल्मों में भी देखा होगा इस तरीके से। आर्यनाथ के दादा थे रोशननाथ, उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सांप के डंक से पहचान लेता हूं कि ये कौन से सांप ने काटा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बनता है, आपने सपेरों के पास बीन देखी होगी, तो वो बीन कौन से जो है, मतलब जो बीन एक तरीके की वाद्य यंत्र होती है, वो वाद्य यंत्र जो होती है वो किस प्रकार के जो है मैंने कहा कि किससे बनती है, तो सूखी लौकी से बनाई जाती है। और बीनों के नाम क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा बॉन होती है, बॉन के साथ लुम्बा होती है, लुम्बा के साथ खंजरी होती है, ठीक है, बॉन लुम्बा खजरी, 3 प्रकार के इनके जो है वाद्य यंत्र के नाम याद रखेंगे। मैं आपको 12वां पॉइंट करके बना देता हूं, क्या है, एक का नाम याद रखेंगे बॉन, ठीक है, बॉन यानी सांप की जो एक तरीके से जो है शहनाई वगैरह सांप के लिए बजाई जाती है, बॉन हो गई, लुम्बा हो गई, खंजरी हो गई। बॉन है, लुम्बा है आपकी, और लुम्बा के साथ साथ खंजरी है। ये क्या है आपके, ये सूखी लौकी से बनाई जाती है, सूखी लौकी को जो है अंदर से खोखला कर लिया जाता है, और खोखला करने के बाद ये जो है वाद्य यंत्र बनाया जाएगा, ठीक है, ये वाद्य यंत्र है जो सांप को जो है खींचने के लिए बनाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपसे पूछ लेगा वो पेपर में कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कितने प्रकार के जहरीले सांप हैं, आप बताएंगे 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार पूछेगा पेपर में, कौन कौन से हो सकते हैं, या इनमें से कौन सा जो है जहरीला सांप नहीं है आपसे पूछ ले, तो 4 के नाम बता दे रहा हूं, उनके अलावा अगर आपको कोई दे दे तो आप तुरंत पहचान देना कि ये नहीं होगा। जैसे कि पहला हो गया नाग, जहरीला होता है। उसके बाद होता है करैट, ठीक है, इसी की प्रजाति होती है, नाग की प्रजाति भी होती है, करैट प्रजाति होती है। एक होता है दुबैया, और दुबैया के सामने एक होता है अफाई, ठीक है। 4 प्रकार के जहरीले सांप है, एक है नाग, एक है करैट, एक है दुबैया, और एक है आपका अफाई, ठीक। जहरीले सांपों की संख्या आप ध्यान रखेंगे कितनी है, 13वां पॉइंट हम इस तरीके से लिखते हैं, 13वां पॉइंट, जहरीले सांप कितने हैं। जहरीले सांप भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4। एक हो गया नाग, ठीक, पूछ लेगा। एक होता है करैट, नाग हो गया, नाग के साथ साथ करैट हो गया, करैट के साथ साथ दुबैया हो गया, नाग हो गया, करैट हो गया, करैट के साथ दुबैया हो गया, ठीक है, दुबैया करके हम लिख देते हैं, ठीक है। दुबैया भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, ठीक है, दुबैया लिखा हुआ मिलेगा किताब में, दुबैया के साथ साथ दुबैया भी लिखा हुआ मिलेगा। और चौथा हो जाएगा आपका अफाई, ठीक है, चौथा मैं लिख देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं मैं अफाई। अच्छा, इसमें जहर की बात पूछ ले तो जहर बताएंगे आप, आगे के जो 2 दांत होते हैं, आगे के 2 दांत होंगे इनके, वो खोखले होते हैं,
और इन दोनों खोखले दांतों में जहर होता है इनके। आपने देखा होगा सपेरे जो है कभी कभी क्या करते हैं, सांपों के दांत जो तोड़ते हैं, वो जो जहर वाले आगे के दो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें जहर भरा हुआ होता है, उन दोनों दांतों को बाहर कर देते हैं ये। और उन दोनों को दांतों को जब बाहर कर देंगे तो जहर बनना बंद हो जाएगा, तो सांप जो है विदाउट जहर का हो जाएगा, उसे पाला जा सकता है, ये पालते हैं उसके बाद। ऐसे ही आपसे दवाई बहुत पूछी जाती है इनकी, कि सांपों के जहर की दवाई कौन सी है, तो आप बताएंगे दवाई का नाम है सीरम। क्या है दवाई? सीरम। ठीक है, अगर सांप काट ले तो दवाई अगर आपको उपयोग करनी है तो दवाई का नाम बता देंगे। दवाई बताई हमारे सर ने, कौन सी दवाई बताई? सीरम नाम की दवाई पाई जाएगी, सीरम। पेपर में पूछी है आपसे कई बार, क्योंकि बच्चे को आपको ये बताना है पर्यावरण में। ठीक है, सीरम होती है। सांप से आपका जो भी क्वेश्चन बनता होगा आपको शायद क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे जानवरों का क्लियर हो गया। इसके बाद हाथी के बारे में पूछा जाएगा आपसे। हाथी, तो हाथी के बारे में बताएंगे कि हाथी प्रतिदिन जो है 100 किलो से ज्यादा जो है भोजन ले लेता है। भोजन में सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं और तरीके के आइटम भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्रतिदिन आपसे पूछे कि प्रतिदिन हाथी कितना खाता है, तो आप बता देंगे 100 किलो से अधिक जो है प्रतिदिन हाथी जो है भोजन के रूप में लेता है, पहली बात। ठीक है, आपको मैं हाथी के बारे में 14वां पॉइंट ऊपर बना देता हूँ। 14वां पॉइंट हो गया हाथी। भोजन के बारे में आपसे पूछ ले तो भोजन बताएंगे आप 100 केजी पर डे। ठीक है, पर डे खाता है 100 केजी। वो 100 केजी में खाने में क्या है, आप पत्तियां भी बता सकते हैं कि सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी और चीज भी हो सकती हैं। सोने के बारे में हो सकता है कि कितने घंटे सोता है, तो सोने के बारे में बताएंगे आप 2 घंटे सोता है। ठीक है, तो आपको नींद के बारे में अगर इसकी बात आ जाए तो इसकी नींद कितने की होगी? 2 घंटे की होगी। इसका बच्चे के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, इसके बच्चे का वजन पूछ लेता है, इसका बच्चा कितने, जब नवजात शिशु होगा इसका तो कितने का होगा, तो आप बताएंगे 200 किलो का होता है, 200 किलो से अधिक ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो हाथी के बच्चे का वजन पूछे तो आप बताएंगे 200 किलो होता है। ठीक है, हाथी का झुंड भी होता है। जो हाथी के झुंड होते हैं उसमें 10 से 12 जो है हथनियां पाई जाती हैं, और हाथी अकेला होता है और उनके साथ में बच्चे होते हैं। तो हाथी के झुंड में अगर पूछ ले कि जो है हथनियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 से 12 हथनियां होती हैं, उनके साथ में बच्चे होते हैं। और ये लगभग जो है 12 वर्ष तक जो है इस झुंड में, ये झुंड एक साथ रहता है। उसके बाद झुंड क्या होता है, नए झुंडों में जो है जाके वितरित होना स्टार्ट हो जाता है, नए झुंडों में जाकर मिलने लगता है। तो हाथी के झुंड का कार्यकाल पूछ ले तो आप लगभग 12 वर्ष लगा के आएंगे। 10 से 12 वर्ष का पेपर में मिल जाए आपको तो तुरंत लगाए आएंगे कि 10 से 12 वर्ष तक इनका जो है झुंड कार्य करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, झुंड के बारे में बताया। झुंड में कितने लोग होते हैं, मैंने कहा 10 से 12 हथनियां पाई जाएंगी आपकी, हथनियां, और हथनियों के साथ में मैंने कहा प्लस बच्चे होंगे। ठीक है, और हाथी कितना होगा, हाथी वहां पे केवल एक ही होगा। ठीक है, और इस झुंड की आयु भी कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष ही इसकी आयु होती है झुंड की, और उसके बाद ये क्या होगा, झुंड अन्य झुंड में जाके वितरित हो जाएगा। ये सब आप बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों को सिखाना है आपको काम का बंटवारा किस प्रकार होता है। आप बच्चों को सिखाएंगे काम के बंटवारे के बारे में। हाथी से यही क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे सोता है, कितना इसका जो है परिवार होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बच्चों को सिखाना है आपको काम का बंटवारा। देखिए काम का बंटवारा आप कैसे सिखाएंगे, 15वां पॉइंट आपको बच्चों को सिखाना है काम का बंटवारा। ठीक है, बंटवारा के बारे में बात होगी। आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे काम का बंटवारा। आप एग्जाम्पल देंगे चींटियों का। पहला एग्जाम्पल देंगे आप चींटी का। जिस प्रकार जो छोटी छोटी चींटियां होती हैं वो चींटियां काम का बंटवारा करती हैं। ठीक है, वो सिखाएंगे आप। चींटियां काम बांटा करती हैं, जैसे कि रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी चींटी अंडे देती है, आप बताएंगे रानी चींटी देती है। मधुमक्खियों में भी रानी मधुमक्खी एक होती है, वो अंडे देती है। ठीक है, सिपाही चींटी होती है एक इनमें। तो सिपाही चींटी क्या करती है, बिलों का जो है वो रक्षा करती है। जो बिल होंगे ना, बिलों का जो है बिलों की रक्षा कर रही होगी वो। एक मजदूर चींटी होगी, वो क्या करती है, बिलों तक जो है भोजन को लेकर आती है। ठीक है, देखो 3 तरीके की चींटियां आपको याद रखनी है। जैसे रानी एक होती है, इसमें देखो चींटी में बताएं काम का बंटवारा कैसे होगा। देखो एक हो गई रानी चींटी, रानी चींटी ये क्या करेगी, अंडे देगी। एक हो जाएगी सिपाही चींटी, ये क्या करेगी, रखवाली करेगी। आपको मैं ऐसा करके लिख दे रहा हूं, रखवाली करेगी। और एक होगी आपकी क्या है, मजदूर चींटी होगी। आपसे पूछा जा सकता है चींटी कौन कौन सी है, आप बता देंगे आपके। सिपाही चींटी हो जाएगी, एक मजदूर चींटी होगी जो बिल तक भोजन लाएगी। ठीक है, मजदूर चींटी होगी, मजदूर चींटी होगी और वो क्या लाएगी, भोजन लेकर आएगी।
इसी में ही ना चींटी के साथ ही समझा देना आप अन्य लोगों को भी, अन्य के बारे में आपसे पूछे तो चींटी के साथ साथ ही बता देना कि और भी जैसे कि मधुमक्खी हो गई, दीमक हो गई, ततैया हो गई, वो भी इसी प्रकार कार्य का साझा करती है। ठीक है, मधुमक्खी, दीमक और ततैया। ततैया देखी होगी आपने, आप अपने अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, बरैया करके भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार मधुमक्खी हो जाएगी आपकी मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी के साथ साथ आप बता देंगे कौन कौन, ततैया बता देंगे, ततैया है ना, या बरैया जो भी आप बोलते हैं, उसके साथ साथ दीमक बोल देंगे। दीमक भी देखी होगी, लकड़ी पे लगती है दीमक। ठीक है, अब सब जो है बहुत सारी चीजों पे दीमक देखने को मिलती है हमें, दीमक भी मॉडिफाई हो गई है। आगे की बात करें, इसी तरह से ये कार्य सिखा देंगे आप। कार्य के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन इसी में पूछता है, मधुमक्खी जब वर्ड मैंने ले लिया तो मधुमक्खी से बता देता हूं मैं आपको कि मधुमक्खी पालन का उचित समय पूछ लेगा आपसे। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन का समय। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। एक क्वेश्चन यहीं से और भी बन जाता है मधुमक्खी पालन के साथ साथ, अगर मैं बात करूं आपसे, कभी कभी शहद के बारे में भी पूछ लेता है। मधुमक्खी पालन का उचित समय तो बता दिया कि शहद इकट्ठा कब करती हैं, तो शहद जो इकट्ठा करती हैं, शहद करती हैं मार्च या अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल ध्यान रखेंगे। ठीक है, मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल शहद के लिए समय गिना जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक जो उठा रहे हैं हम, जो पेपर में बनता है, वो बनता है कोयल के बारे में। देखिए, बहुत सारे जानवर हैं जो अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार कोयल जो अंडे देती है, वो कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कोयल सबसे घोंसला ढूंढती है, तो उसे सबसे ज्यादा सबसे घोंसला जो लगता है वो लगता है कौवे का घोंसला। तो कोयल अंडे देती है कौवे के घोंसले में, आपको पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, कोए को कौवे का घोंसला ही क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि कौवे का अगर घोंसला आपने किसी ने देखा हो, शायद मैं समझता हूँ कि लगभग 1 या 2% लोगों ने देखा होगा, कौवा जो घोंसला बनाता है वो लोहे के तारों को और लकड़ियों को इकट्ठा करके आपस में इतना बढ़िया करके घोंसला बनाता है कौवा, तो बहुत मजबूत घोंसला बनाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कौवे के घोंसले में, हमारे सर ने बताया था, लोहे के तार पाए जाते हैं। लोहे के तार के साथ साथ इकट्ठा करते रहते हैं ये लोग, लोहे के साथ साथ लकड़ी होगी, लकड़ी और लोहे से बनाकर वो बहुत अच्छा करके घोंसला बनाता है। उसकी वजह से कोयल जो अपने अंडे देती है वो किस में देती है, कौवे की घोंसले में देती है। एक बात आपको ये ध्यान हो गई होगी। ठीक है, बहुत सारे पक्षी क्या होते हैं जो पेड़ के तने में छेद करके भी अंडे देते हैं। ठीक है, एक गौरैया पक्षी करके पूछ लेगा आपसे, ठीक, बसेरा गौरी करके बोलेगा, बसेरा गौरी करके बोले तो आप तुरंत समझ जाना कि हमारे सर ने बताया था पेड़ के तने में ये छेद कर लेते हैं, उसमें जाके अंडे देते हैं। एक दर्जन चिड़िया होती है, दर्जन चिड़िया की चोंच जो होती है बहुत नकुली होती है। आपसे पूछ लिया कि कौन सी चिड़िया की चोंच नकुली होती है, आप बताएंगे दर्जन चिड़िया। मैं आपको लिख देता हूँ कुछ चिड़ियों के बारे में, आपको मैंने बता दिया, एक तो बता दिया कोयल के बारे में बता दिया, कोयल अंडे कहाँ देती है, ये कोए के घोंसले में, कौए के घोंसले में। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके कारण बता दिया। कौवे का घोंसला आपसे पूछ लेगा कि किसका घोंसला जो है लोहे के तारों का बना हुआ होता है, तो तुरंत समझ जाना यहाँ पे सर हमारे सर ने बताया था कोए के घोंसला होता है। इसके बाद हमने बताया एक दर्जन चिड़िया बताया, दर्जन चिड़िया की चोंच के बारे में पूछता है। दर्जन चिड़िया, इसकी जो चोंच होती है, चोंच इसकी बहुत नुकीली होती है, चोंच होगी इसकी नुकीली, और चोंच नुकीली होने की वजह से ये क्या करती है चिड़िया, जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां, उन पत्तियों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद वो सी देती है उन पत्तियों को, और सी देने के बाद एक नया घोंसला स्टार्ट कर बनाती है, और बनाने के बाद उसमें अंडे देती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चिड़िया जो है वो पत्तियों को सी देती है, और पत्तियों को सीने के बाद उसमें घोंसला बना के अंडे देती, तो बता देना दर्जन चिड़िया है। दर्जी का काम होता है ना सिलना, इसी प्रकार इसका नाम पड़ा दर्जन चिड़िया। एक और पूछते हैं, एक लटकता हुआ घोंसला देखा होगा आपने, पेड़ों पर लटकता हुआ घोंसला होता है, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उन पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं ये। ठीक है, किस चीज से बनाते हैं, मैंने कहा झाड़ फूड ले आए, आपका कपड़े ले आए, कपड़ों के साथ मैंने कहा ऊनी कुछ चीजें मिल गई उन्हें ले आए, और उनसे जो है घोंसला बनाते हैं, तो वो उसका नाम पूछेगा तो आप बता देंगे शक्कर खोरा। शक्कर खोरा नाम का एक पक्षी होता है, वो पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, शक्कर खोरा। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट और बना देता हूं, शक्कर खोरा। शक्कर खोरा, इसका क्या काम क्या होता है, लटकता हुआ घोंसला,
लटकता हुआ घोंसला। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लटकता हुआ घोंसले की बात कर ली हमने, शक्करखोरे की बात कर ली। आगे क्वेश्चन पूछता है दांतों के बारे में। ठीक है, दांत पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे बात करें, गाय के दांत पूछे जा सकते हैं, तो गाय के दांत के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे गाय के दांत जो होते हैं वो आगे से छोटे होते हैं और आगे से छोटे होते हैं, और चबाने के दांत जो होते हैं गाय के पीछे होते हैं वो बड़े होते हैं। वो चीजों को चबाते हैं, चबाने के साथ साथ काटते हैं। गाय बाद में जो है चीजों को स्टोर कर लेती है पहले अपने, और स्टोर करने के बाद वो धीरे धीरे काटना स्टार्ट करती है। दांत से ये क्वेश्चन बन सकता है, दांत में कौन कौन से जो है तत्व पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर दांत बनता है। पहली बात, दांत किससे बनेगा? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, 19वां पॉइंट में लिख देता हूं दांत के बारे में। तो दांत से अगर क्वेश्चन बन जाए आपका तो पेपर में छोड़ना मत, आप बता देना हमारे सर ने बताया था कैल्शियम। दांत में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम और प्लस उसके साथ साथ फास्फोरस। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस। अगली बात याद करें। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, इस वजह से इसमें अगर सबसे ज्यादा अधिकता पूछ ले तो आप बताएंगे कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा होती है। कैल्शियम फास्फोरस से बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, आप ध्यान रखना। 20 दांत दूध के होते हैं और 12 परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है, 32 दांतों में हमारे सर ने 20 दांत दूध के बताए और 12 दांत परमानेंट बताए। एक बात और, ठीक है, देखो दांतों से ही कुछ चीजें और मैं बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। 32 दांत होते हैं, 32 में से 20 हो गए आपके दूध के दांत, और दूध के साथ साथ 12 जो हो गए वो हो गए आपके परमानेंट दांत। ठीक है, परमानेंट। आगे बात करें, देखिए दांतों के भी 4 कैटेगरी होती है, 4 प्रकार से दांत होते हैं। ठीक है, और आगे के अगर हम बात करें, 4 ऊपर के 4 नीचे के, जो 8 दांत होते हैं वो काटने का काम करते हैं किसी चीज को। इसके बाद 8 दांत होते हैं हमारे कैनाइन दांत होते हैं, वो किसी चीज को चीरने का या फाड़ने का काम करते हैं। तो 8 और 8 16 हो गए। पहले हमने 8 बताए, कौन से बताए? 8 दांत बताए आपको। जो आगे के 8 दांत हैं वो किसी चीज को काटेंगे, और बाकी के जो दांत होंगे वो चीरने फाड़ने का काम करेंगे। पहली बात। इसके बाद 8 दांत होते हैं आपके प्रोमोलर। प्रोमोलर दांत होते हैं वो काम करते हैं पीसने का, और 12 दांत होते हैं मोलर। इस तरीके से आपको याद रखना, 12 मोलर हैं आपके। आपसे ये पूछेगा 12 मोलर होंगे आपके। इसी प्रकार अक्कड़ डाल पूछी जाती है तो आपसे बता देंगे अक्कड़ डाल की संख्या होती है 4। ठीक है, बिल्ली के दांत, मैंने अभी बिल्ली का पीछे एग्जांपल लिया था, ध्यान आ गई, फिर से दोबारा से तेजी से बता दें हम आपको। बिल्ली के दांतों के बारे में पूछे तो आप बताएंगे बिल्ली के नुकीले दांत होते हैं, परंतु बिल्ली जो है दांतों से कभी भी किसी चीज को चबाती नहीं है, बिल्ली जो है चीजों को निगल लेती है। पहली बात, अब ध्यान रखेंगे बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है, खरगोश के दांत होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, किसी भी सख्त चीज के कारण जो है खरगोश के दांत टूट जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसलिए खरगोश जो है गाजर खाता है, क्योंकि गाजर मुलायम होती है और वो आसानी से उस चीज को रब करके काट सकता होगा। इसके बाद आपसे गिलहरी के पूछे जाएंगे तो गिलहरी के दांत बताएंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमेशा बढ़ने का कारण ये रहता है गिलहरी के दांत तेजी से घिसते हैं। घिसने का कारण क्या होता है? ये पत्थर तक को काट देती है गिलहरी, और पत्थरों से काटने का मतलब है दांत घिसते रहेंगे, तो इसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके दांत हमेशा बढ़ते हैं, तो आप बताएंगे गिलहरी के दांत। आशा करता हूं पर्यावरण में ईवीएस में लगभग मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी जो है चीजों को समझा दिया। कल इसी तरीके से एक लेक्चर फिर लेंगे, उस लेक्चर में बाकी बची हुई चीजों को क्लियर करने के बाद एक लेक्चर सीडीपी का पर्यावरण का बना देंगे, और पर्यावरण का सारा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।